तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि एस लूफी को बचाने के लिए अकाइनो का पंच अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से एस की मौत हो जाती है और ब्लैक बियर्ड और उसके न्यू क्रू मेंबर्स व्हाइट बियर्ड के सामने आ जाते हैं। अरे पॉप्स तो तुम मर रहे हो? हाँ, तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम नहीं बचोगे। इसके बाद हम सेनगोकू को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में है। तुम यहाँ पर आए कैसे? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? शिर्यू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एम्पल डाउन में क्या हुआ? मैगलन के साथ क्या हुआ? ब्लैक बियर्ड, तूने उनके साथ क्या किया? हाँ, तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर शिर्यू हंसता है और कहता है, एम्पल डाउन में क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर फिलहाल मैंने ब्लैक बियर्ड को ज्वाइन कर लिया है। तुम्हें बस इतना ही जानना चाहिए कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तभी एक ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू जी, गेट ऑफ जस्टिस को दोबारा से खोला जा चुका है। ये सुनकर सेनगोकू को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गेट ऑफ जस्टिस को तो इनके एरिया से कंट्रोल किया जाता है और नेवी के बिना उस गेट ऑफ जस्टिस को खोला नहीं जा सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी ब्लैक बियर्ड का एक पायरेट कहता है, ये मैंने किया। तुम्हारे निकलने से पहले तुम्हारे ही एक ऑफिसर को मैंने हिप्नोटाइज कर दिया था और मैंने इसे ये ऑर्डर दिया कि जब भी कोई नेवी की शिप आती है तो गेट ऑफ जस्टिस को खोल दे। ये सुनकर सेनगोकू को समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी की टीम अंदर कैसे घुसी थी और वो गेट ऑफ जस्टिस क्यों खुला था। और ब्लैक बियर्ड कहता है कि गेट ऑफ जस्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इसे तोड़ भी नहीं सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी ये गेम खेलनी पड़ी। ये वॉर लॉर्ड का गेम खेलना पड़ा और मुझे वॉर लॉर्ड का टाइटल मिला, जिसकी वजह से ही मैं एम्पल डाउन में जा सका और वहाँ पर जाकर अपने सभी साथियों को छुड़ा लिया। अच्छा, तो तुम अपने साथियों को छुड़ाना चाहते थे? हाँ, इसलिए तुमने वॉर लॉर्ड का टाइटल हासिल किया, ब्लैक बियर्ड। हाँ, ऐसा ही है। मुझे अपने साथियों को छुड़ाना ही था, इसलिए मैंने ये टाइटल लिया। पर अब मुझे इस टाइटल की कोई भी जरूरत नहीं है और अब मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। बहुत हो चुका है तुम्हारा और मैं तुम सभी को मार दूंगा। व्हाइट बियर्ड अपनी मुट्ठी बनाता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और सामने के सभी नेवी सैनिकों को मार देता है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हमला पूरी जमीन को तोड़कर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के सामने आकर टकरा जाता है। ये सभी लोग बहुत मुश्किल से इससे बचते हैं। अरे, तुम तो मुझे मारने ही वाले थे बूढ़े आदमी। मेरे ऊपर गुस्सा हो क्या? हाँ, तुम तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए ही। मैंने तुम्हारे बेटे को जो मार डाला। व्हाइट बियर्ड बहुत गुस्से से ब्लैक बियर्ड की तरफ देखता है। मार्शल डीटीच, तू ही एक ऐसा इंसान है जिसे मैं अपना बेटा नहीं बुलाता। तू एक गद्दार आदमी है और मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। तुझे मार कर मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगा। हाँ बुढ़े, ट्राई कर ले, आजा आजा। तभी मार्को और ये सभी लोग उस दरार को पार करने की कोशिश करते हैं ताकि व्हाइट बियर्ड की हेल्प कर सके, पर व्हाइट बियर्ड चिल्लाकर कहता है, मार्को, यहाँ पर मत आओ, ये सब कुछ मुझे संभालने दो। आजा टीच, मैं तुझे मारकर 4th डिवीजन कमांडर का बदला पूरा करूंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक पिता होने का मतलब क्या होता है। हाँ, कोशिश कर ले बुढ़े। और ब्लैक बियर्ड अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को एक्टिवेट कर देता है और ब्लैक बियर्ड की बॉडी से ब्लैक स्मोक बाहर निकलने लगती है और पूरी जगह को घेर लेता है। ये स्मोक ब्लैक बियर्ड के पैरों के नीचे भी आ जाती है। ब्लैक होल। व्हाइट बियर्ड, तेरे 4th डिवीजन का कमांडर ताची, उसे मारकर ही मैंने इस डेविल फ्रूट को हासिल किया है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये डार्क डेविल फ्रूट दुनिया का सबसे शक्तिशाली फ्रूट है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा एस मर चुका है, तुम्हारा बेटा ताची वो भी मर चुका है, जिसे मैंने ही मारा था। मैंने एस को पहले नहीं मारा था। मैंने तुम्हारे बारे में सोचकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। मैं तो तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता था, पर तुम्हें देखो ना, तुम भी अब बूढ़े हो चुके हो और अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी बात नहीं रही है। तभी व्हाइट बियर्ड इस पर हमला करने वाला था। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ। उसे यूज करने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर सकते व्हाइट बियर्ड। मेरे खिलाफ कोई भी डेविल फ्रूट की ताकत यूज नहीं कर सकते हो तुम। और ब्लैक बियर्ड ब्लैक वोटेक्स का यूज करता है और व्हाइट बियर्ड के अटैक को नलीफाई कर देता है। ये इसे लगता ही नहीं है, बस एक नॉर्मल पंच बन जाता है। व्हाइट बियर्ड अपने दूसरे हाथ से दोबारा से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार भी ब्लैक बियर्ड ब्लैक वोटेक्स का यूज करके इसके हमले को रोक देता है और व्हाइट बियर्ड के हाथ को पकड़ लेता है और इसे एक पंच मारता है और इसके मुंह पर एक पंच मारता है। बहुत सारे पंचेस मारता है। ये देखकर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और व्हाइट बियर्ड बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। व्हाइट बियर्ड एक और बार डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करने की कोशिश करता है। तुझे समझ नहीं आता क्या बुड्ढे? हाँ, मेरी ताकत को देख। मेरे सामने किसी की भी डेविल फ्रूट की ताकत किसी भी काम की नहीं है। मैं हूँ इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट यूजर। व्हाइट बियर्ड देखता है कि ये अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपने हाथ में स्फीयर को ले लेता है और ब्लैक बियर्ड के ऊपर फिजिकल अटैक करता है। ये अटैक ब्लैक बियर्ड को लग जाता है, इसके सीने से खून निकलने लगता है और नीचे जमीन पर लेट जाता है। अरे नहीं, दर्द हो रहा है यार। शिट, अरे ये क्या हो गया? व्हाइट बियर्ड एक ही सेकंड में इसके गले को पकड़ लेता है। ब्लैक बियर्ड अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज भी नहीं कर पाता है। व्हाइट बियर्ड धीरे धीरे अपनी पावर को इकट्ठा करता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे पॉप्स, अरे मत करो यार, माफ कर दो। मैं आपका बेटा हूँ ना, प्लीज आप मुझे नहीं मार सकते। प्लीज मुझे मत मारिए। तुम जैसा इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। और व्हाइट बियर्ड ब्लैक बियर्ड पर हमला कर देता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जितने भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हैं सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि पॉप्स, आपने ये कर दिखाया, आपने उस गद्दार को मार डाला। पर हम देखते हैं कि इतने खतरनाक अटैक होने के बावजूद भी ब्लैक बियर्ड नहीं मरता है। आखिरी मोमेंट पे यहाँ से निकल जाता है पर ब्लैक बियर्ड की सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। साले बुड्ढे, तेरे अंदर इतनी ताकत कैसे है? हाँ, व्हाइट बियर्ड और कुछ नहीं करता है, बस इसके सामने खड़ा रहता है और सभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स कहते हैं कि क्या कर रहे हो पॉप्स, बस एक और हिट मारिए और ये मर जाएगा। पर व्हाइट बियर्ड हिलता तक नहीं है, एक तरह से यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। पॉप्स, आप वहाँ पर खड़े
खड़े क्यों हैं? प्लीज इसे मार दीजिए। व्हाइट बियर्ड की बॉडी काम करना बंद कर चुकी है। तुम्हें पता है ना कि व्हाइट बियर्ड को कैंसर है। व्हाइट बियर्ड के सारे ऑर्गन से जल चुके हैं, उनकी बॉडी के अंदर लावा है और इतने समय से अकेले ही फाइट करते जा रहे हैं, इसलिए व्हाइट बियर्ड की बॉडी जम चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद भी व्हाइट बियर्ड अपनी इच्छा शक्ति का यूज करके अपनी बॉडी को हिलाता है और एक एक करके अपने पैर आगे बढ़ाता है। व्हाइट बियर्ड को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसकी पूरी बॉडी से स्मोक निकलने लगती है और व्हाइट बियर्ड को इतने गुस्से में देखकर ब्लैक बियर्ड की फट जाती है। अरे मैं मर गया यार, ये बंदा तो सच में मॉन्स्टर है। मेरे पास बता, अच्छा। और व्हाइट बियर्ड एक और बार अपने हाथों में अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और ब्लैक बियर्ड को पंच करने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लैक बियर्ड अपनी कमर से बंदूक के बाहर निकालता है और इसके ऊपर धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर देता है। ब्लैक बियर्ड रुकता नहीं है और एक के बाद एक गोलियां धरता रहता है। व्हाइट बियर्ड के अंदर अपनी बंदूक की सारी गोलियां खत्म कर देता है और ब्लैक बियर्ड अपने साथियों से कहता है, साथियों इसे मार डालो, इसे जिंदा मत छोड़ना। और एक एक करके सारे के सारे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स व्हाइट बियर्ड पर हमला कर देते हैं। सभी लोग अपने बेस्ट वेपन्स का यूज करके इस पर हमला करते हैं और पीछे मार्को और ये सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं और ये सभी लोग व्हाइट बियर्ड पर हमला कर देते हैं। ये सभी लोग 15 से ज्यादा मिनट तक व्हाइट बियर्ड पर हमले करते हैं और व्हाइट बियर्ड सारी बुलेट्स को अपनी बॉडी पर ले लेता है, अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने देता है। ये देखकर नेवी के सोल्जर्स भी चौंक जाते हैं और व्हाइट बियर्ड अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है, जब वो गोल्डी रॉजर के साथ आखिरी बार के लिए मिला था। क्या तू मरने वाला है? मैंने सुना है कि तुझे कोई बीमारी है व्हाइट बियर्ड। हाँ, दरअसल मुझे एक बीमारी है और मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। क्या तू जानना चाहता है कि राफ्टेल पर कैसे पहुंचना है? बहुत ही आसान है, मैं तुझे बता सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानना, मैं वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहता। तू जानता है आजकल दुनिया के और बाकी के सभी लोग मुझे क्या कहते हैं? गोल्ड रॉजर। ये तेरा असली नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा असली नाम है गोल्ड डी रॉजर, पर ये सभी लोग एक साथ इसे स्पेल करते हैं, डी नहीं लगाते। हाँ, तो तुम्हारे नाम के बीच में डी है? हाँ, इसका मतलब क्या है? आजकल मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके नाम के बीच में एक डी है। मेरे क्रू में भी एक आदमी है जिसके नाम के बीच में डी आता है, मार्शल डी टेक, जिसे हम ब्लैक बियर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या इस डी का कोई स्पेशल मीनिंग है क्या? हाँ, क्यों नहीं? तो इस डी का मतलब जानना चाहता है? हाँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी तक व्हाइट बियर्ड पर फायरिंग चल रही है और गोली चलाते चलाते सभी की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अरे क्या हुआ, गोलियां खत्म हो गई क्या? मुझे अपनी गन दे। अरे यार शिट। तभी शिर्यू कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, व्हाइट बियर्ड बेहोश हो चुका है। अगर अभी तुम उसे एक उंगली से भी मारते हो तो ये गिर कर बेहोश हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड इतने ज्यादा हमले खाने के बावजूद भी खड़ा हुआ है, अभी तक नहीं मरा है। वो तुम नहीं हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या तो अभी भी जिंदा है क्या? अबे पागल वागल है क्या? तो सच में मॉन्स्टर है भाई, मरने का क्या लेगा? तुम वो नहीं हो जिसके बारे में गोल्ड रॉजर बात कर रहा था। रॉजर रिलीफ नहीं कर रहा था। रॉजर का व्हील तेरे ऊपर पास नहीं होगा। दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो कि रॉजर के व्हील को कैरी करेगा और 100 नहीं तो 1000 साल बाद कोई ना कोई तो आएगा जो कि गोल्डी रॉजर की सारी विशेष को पूरा करेगा। सन गोकू, तुम और सरकार इसलिए डरते हो ना क्योंकि वो एक दिन आएगा और सब कुछ ढूंढ कर निकाल देगा, और जब ढूंढ कर निकाल देगा तो इससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। पर मेरी बात को याद रखना, इस वॉर को होने से कोई नहीं रुक पाएगा। इसके बाद व्हाइट बियर्ड एक सांस लेता है और बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है, वन पीस असली है। वन पीस का खजाना सच में एग्जिस्ट करता है। ये सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पर मरीन फोर्ड में, साबोडी में जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। अरे व्हाइट बियर्ड, मरने से पहले तो तूने बहुत अच्छी बात बोल दी। व्हाइट बियर्ड के सभी पायरेट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं और व्हाइट बियर्ड भी बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मैंने एक बहुत बड़े सफर को तय किया है। मैंने अकेले अपने सफर को शुरू किया था, पर मरते वक्त मेरे साथ कितने सारे हैं। मेरे बच्चों, अब समय आ चुका है अलविदा कहने का। जब मैं जवान हुआ करता था तो सभी लोग कहते थे क्या तुझे खजाना नहीं चाहिए? मुझे बचपन से बस एक ही चीज चाहिए थी, वो था एक परिवार। मैं हमेशा से बस एक परिवार चाहता था। मुझे बस एक प्यार करने वाला परिवार चाहिए था। और व्हाइट बियर्ड खड़े खड़े ही मर जाता है। मरने के बाद भी व्हाइट बियर्ड नीचे नहीं गिरता है, खड़े खड़े ही मर गया। अरे गिरा भी नहीं यार। और तभी हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड पर कितनी सारी तोपों ने हमला किया है। बहुत सारी गोलियों ने व्हाइट बियर्ड के शरीर को छन्नी कर दिया है। इस पर बहुत सारे हमले किए गए हैं, पर इसके बाद भी व्हाइट बियर्ड नहीं गिरता है। इसकी पीठ पर कोई भी स्कार नहीं है, जिससे कि ये पता चलता है कि व्हाइट बियर्ड कभी भी मैदान जंग में कभी भी अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागा है, बल्कि सिर्फ इसके सामने का हिस्सा भून चुका है। और व्हाइट बियर्ड एक लेजेंडरी पायरेट के मरने के साथ ही ओल्ड एरा समाप्त हो जाता है। रेस्ट इन पीस द ग्रेट लेजेंडरी पायरेट व्हाइट बियर्ड। अब इसके बाद ही खबर चारों तरफ फैल जाती है कि व्हाइट बियर्ड मर चुका है, पोर्टेगस डी एज भी मर चुका है और नेवी इस वॉर को जीत चुकी है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है। शुक्र है वो व्हाइट बियर्ड मर चुका है। अब हम सभी लोग शांति से जी पाएंगे। हाँ, अब हमें पायरेट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इन सभी के बीच में एक और बंदा बैठा होता है जो कि दारू पी रहा है और ये सब कुछ देख रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि रैली है और व्हाइट बियर्ड को मरते हुए देखता है, जिसकी वजह से रैली बहुत ज्यादा रोता है। व्हाइट बियर्ड, तो तुमने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। हाँ। इसके बाद हमें व्हाइट बियर्ड के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं। व्हाइट बियर्ड, जिसका असली नाम है एडवर्ड न्यूगेट, व्हाइट बियर्ड 72 साल की उम्र में जाकर मरा है और ब्लैक बियर्ड के हाथों मारा जा चुका है, जो कि उसका फॉर्मर क्रू मेंबर रह चुका है और इसने व्हाइट बियर्ड के साथ गद्दारी की है। व्हाइट बियर्ड ने
अपनी लाइफ में बहुत सारे माइटी वॉरियर्स के साथ भी फाइट की हुई है और अपने लाइफ के प्राइम टाइम में गोल्डी रॉजर को भी टक्कर दी है और इतने बड़े लेजेंडरी पायरेट की अब मौत हो चुकी है। नेवी के साथ व्हाइट बियर्ड की फाइट होती है और एस को भी रेस्क्यू नहीं कर पाता है और एस और व्हाइट बियर्ड दोनों की मौत हो जाती है और आज के बाद सब कुछ बदलने वाला है। डोफ्लामिंगो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। ब्लैक बियर्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसका मकसद क्या है, इसे चाहिए क्या? मुझे तो लगता है कि अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। और साबाओडी में एक बंदा पूछता है कि व्हाइट बियर्ड के मरने से पहले इसने अभी कहा था कि वन पीस इज रियल, वन पीस सच में एग्जिस्ट करता है। क्या ये बात सच है? क्या हम व्हाइट बियर्ड पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं कहता और अगर दुनिया के सभी पायरेट्स को इसके बारे में पता चल गया तो सभी लोगों में और भी ज्यादा तहलका मच जाएगा वन पीस को पाने के लिए। हाँ, तुमने सही कहा, पर ये ब्लैक बियर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे क्या चाहिए? यहाँ पर ब्लैक बियर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता है और व्हाइट बियर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर मार्को को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर फ्लावर विस्ता कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो तुम्हें याद है ना, मरने से पहले हमारे कैप्टन ने हमें क्या ऑर्डर्स दिए थे? हमें यहाँ से भागना होगा। इसके भाई लूफी को सही सलामत न्यू वर्ल्ड में लेकर जाना पड़ेगा और ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर हम अकाइनो को देखते हैं जो कि अभी तक मरा नहीं है, अपनी लावा की ताकत का यूज करता है और अंडरग्राउंड एक टनल को खोद लेता है। यहाँ पर हम बगी को देखते हैं जो कि व्हाइट बियर्ड और एस की मौत के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है और इसके सभी फॉलोअर्स भी यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास जो ट्रांसपोंडर स्नेल था वो यहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है साबाओडी में और सभी लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि ब्लैक बियर्ड आखिर करना क्या चाहता है। तो ठीक है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। तभी इसके सबऑर्डिनेट्स एक बहुत बड़ा काला कपड़ा लेकर आ जाते हैं और व्हाइट बियर्ड को चारों तरफ से ढक देते हैं। ये देखकर नेवी के लोग कहते हैं कि इस काली दाढ़ी ने हमें धोखा दिया है, इसे बस वॉर लॉर्ड का टाइटल चाहिए था अपने दोस्तों और साथियों को छुड़ाने के लिए। और जब इसका काम पूरा हो गया तो इसने हमसे गद्दारी कर दी और अभी व्हाइट बियर्ड की डेड बॉडी के साथ करना क्या चाहता है? व्हाइट बियर्ड के सभी पायरेट्स इन्हें गालियां दे रहे होते हैं, पर ये क्या भाई, जिराया सेंसे? अरे भाई जिराया सेंसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और ब्लैक बियर्ड धीरे धीरे से उस काले कपड़े के अंदर घुस जाता है व्हाइट बियर्ड के साथ। देखा दुनिया वालों, मुझे पहचानो, मैं अब तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हिल जाएगी। यहाँ पर हम जिम्बे को देखते हैं जो कि लूफी को लेकर यहाँ से भाग रहा है और पास्ट का एक सीन याद करता है जब एस ने इससे कहा था कि जिम्बे प्लीज मेरे भाई को बचा लेना, पर जिम्बे ने इसे मना कर दिया था। वो तुम्हारा भाई है, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ, मैं बस उन्हीं पर भरोसा करता हूँ जो लोग बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ। और जिम्बे लूफी की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि लूफी बहुत ज्यादा साहसी है। बुआ की नजर भी लूफी पर जाती है और अपने मन में कहती है कि जाओ जिम्बे, जाकर लूफी का ट्रीटमेंट करो, हम लूफी को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि दो पैसिफिस्टास यहाँ पर आ जाते हैं और लूफी पर फायर करने के लिए तैयार होने लगते हैं कि तभी बुआ हैनकॉक चिल्लाकर कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत? हाँ? दोनों पैसिफिस्टास को एक एक करके लात मारती है और इन दोनों को लात मार के इन्हें हरा देती है। तुम लूफी के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, एस और व्हाइट बियर्ड दोनों ही मर चुके हैं, ये जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी तुम लूफी पर हमला कर रहे हो। यहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और तभी कुछ लोग चिल्लाकर जिम्बे से कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से नाव के ऊपर आ जाओ, हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। लेकिन तभी आओकिजी यहाँ पर आ जाता है और समुद्र के पानी को जमा देता है। आओकिजी और अकाइनो यहाँ पर आ रहे हैं। अकाइनो को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है, ये साला अभी तक जिंदा है। व्हाइट बियर्ड ने इसे बुरी तरह से मारा था लेकिन उसके बावजूद ये बंदा जिंदा बच चुका है। ड्रैगन के बेटे को मेरे हवाले कर दे जिम्बे, कभी भी नहीं, मैं मर जाऊंगा और मैं लूफी को तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगा। जिम्बे, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें इसके साथ ही मरना होगा। तुम एक वॉर लॉर्ड हो पर उसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब तुम भी एक क्रिमिनल बन चुके हो। अकाइनो जिम्बे पर हमला करने ही वाला था कि तभी इवानकॉफ और इनाजुमा यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों जिम्बे को बचा लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रैगन के बेटे को मैं मरने नहीं दे सकती। ड्रैगन के बेटे को मैं मार कर ही रहूंगा। यहाँ पर हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं और इसके सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, अरे वो देखो शो शुरू होने वाला है, हमारे कैप्टन अब बाहर आने वाले हैं। तभी वो काला कपड़ा हट जाता है और धीरे धीरे ब्लैक बियर्ड वहाँ से बाहर निकलता है। इसके पीछे व्हाइट बियर्ड का मरा हुआ शरीर पड़ा है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि अभी ब्लैक बियर्ड ने किया क्या। सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट, नेवी और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अब तुम सभी को मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में कितनी ज्यादा ताकत है। सबसे पहले ये बंदा अपनी डार्क डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और एक ब्लैक होल बना देता है जिसके अंदर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर्स समा जाते हैं। और अब मेरी दूसरी ताकत, सबसे खतरनाक ताकत, और व्हाइट बियर्ड के पोज में आ जाता है। ये देखकर मार्को और सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं। ये तो पॉप्स का पोज है। नेवी के लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो व्हाइट बियर्ड का पोज है ना। ब्लैक बियर्ड अपने हाथ को हवा में मारता है और ब्लैक बियर्ड अभी यूज कर रहा है व्हाइट बियर्ड की ट्रिमर डेविल फ्रूट की ताकत को। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है और जो बचा खुचा नेवी का HQ था वो भी बुरी तरह से टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक ही इंसान अपनी बॉडी में दो डेविल फ्रूट की ताकत को कैसे यूज कर सकता है। ये इम्पॉसिबल है। तुम्हें पता नहीं है, ये टीच बहुत ज्यादा अलग है, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आदमी दो डेविल फ्रूट्स को हैंडल कर सकता है। ब्लैक बियर्ड उस ट्रांसपोंडर स्नेल की तरफ देखता है। देखो दुनिया वाला, ये देखो, सभी लोग देखो और सभी को जाकर बता दो, ब्लैक बियर्ड के पास अब दो डेविल फ्रूट्स की ताकत है। एक है डार्क डेविल फ्रूट और दूसरा है ट्रिमर डेविल फ्रूट। यानी कि अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता और अब इस दुनिया का भविष्य और इतिहास मैं डिसाइड करूंगा। और ऐसा बोलने के बाद ब्लैक बियर्ड हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। अब नेवी हेडक्वार्टर गिर रहा है और नेवी के लोग अपनी
जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि जो नेवी HQ इतने सालों से यहाँ पर खड़ा रहा, इतने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा, वो टूट रहा है और अब इन लोगों का क्या होगा। साबाओडी में सभी रिपोर्टर्स भी ये देखकर शॉक रह जाते हैं। सभी लोग डर चुके हैं बुरी तरह से और कहते हैं कि व्हाइट बियर्ड मर चुका है और उसका डेविल फ्रूट एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल के हाथ में आ चुका है और ब्लैक बियर्ड के हाथों में दो खतरनाक डेविल फ्रूट्स की ताकत है। अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ब्लैक बियर्ड अपने दोनों तरफ देखता है और नोटिस करता है कि सभी नेवी के सोल्जर्स बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं। इन सभी की इच्छा शक्ति मर चुकी है। अरे तुम कर क्या रहे हो यार? मैं यहाँ पर आया था लड़ने के लिए। अब मेरे पास इतनी सारी ताकत है, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या तुम लोग लड़ना नहीं चाहते? ठीक है, अगर तुम लोग फाइट करना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं इस पूरे आइलैंड को ही तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी ब्लैक बियर्ड पर कोई हमला कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि गोल्डन बुद्धा फ्लीट एडमिरल सेनगोकू है। सेनगोकू के एक ही हमले से ब्लैक बियर्ड और उसके सभी साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इन सभी के मुंह से खून निकलने लगता है। अरे यार, तुम सबके सब मॉन्स्टर्स हो क्या? हम लोग हैं जस्टिस। हमें इस दुनिया में शांति बनाकर रखना होगा और तुम सभी को खत्म करके हमें इस दुनिया में शांति की स्थापना करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तुम्हें इस जगह को बर्बाद करने नहीं देंगे। ये आइलैंड इस दुनिया के बीचों बीच है और यहाँ से हम पूरी दुनिया पर नजर रख सकते हैं। अगर ये आइलैंड खत्म हो जाता है तो लोगों का नेवी पर विश्वास उठ जाएगा और अगर लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे तो सरकार भी खत्म हो जाएगी और अगर सरकार नहीं रही तो सभी पायरेट्स और तुम सब के सब खुलेआम कुछ भी कर सकते हो और अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया में शांति नहीं रहेगी। इसलिए हम सभी को जस्टिस प्रोवाइड करना होगा और अगर इस जस्टिस के लिए हमें कुछ लोगों की बलि चढ़ानी होगी तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। और सेनगोकू की इस स्पीच को सुनने के बाद नेवी के लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। अरे तो मुझे रोकना चाहता है, इस आइलैंड को बचाना चाहता है सेनगोकू? हाँ ठीक है, अगर दम है तो बचा कर दिखाओ। और ब्लैक बियर्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम लोग किजारू को देखते हैं। ये भी बहुत सारे पायरेट्स को मारने में लगा हुआ है। कुछ पायरेट्स भागने में कामयाब हो चुके हैं पर बहुत सारे पायरेट्स अभी भी इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं और सभी लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से बाहर जाना ही होगा। ये हमारे कैप्टन का आखिरी ऑर्डर था। यहाँ पर हम जिम्बे को देखते हैं जो कि लूफी को लेकर भाग रहा है। इवांकोव और इनाजुमा भी यहाँ पर होते हैं पर तभी अकाइनु इनाजुमा पर हमला कर देता है और इवांकोव पर भी हमला करके इन्हें बुरी तरह से हरा देता है और अब ये लोग उठ नहीं सकते हैं और जिम्बे आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे अकाइनु लूफी को मारने के लिए आ रहा है। मुझे लूफी को बचाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए और सोचता है कि अगर ये समुद्र में पहुंच गया तो इसे एडवांटेज मिल जाएगी। समुद्र के पानी में जिम्बे को कोई नहीं हरा सकता और पानी के अंदर कूद जाता है पर अकाइनु भी जिम्बे के पीछे आ रहा है। लेकिन जब जिम्बे समुद्र को देखता है तो बुरी तरह से हैरान हो जाता है और देखता है कि समुद्र का तट पूरे तरीके से बर्फ से जम चुका है और एक काम आओकीजी का है। आओकीजी ने इस पूरे समुद्र को ही जमा दिया है। अब मैं क्या करूँ? नीचे तो समुद्र का पानी भी नहीं है। तभी अकाइनु जिम्बे के पीछे आ जाता है। ड्रैगन के बेटे को मेरे हवाले कर दे जिम्बे। लेकिन अपना जिम्बे किसी भी हालत में लूफी को अकाइनु को नहीं देने वाला है। जिम्बे अपनी पूरी जान लगा देता है लूफी को बचाने के लिए। अकाइनु अपनी लावा फिस्ट का यूज करके जिम्बे के शरीर में हमला करता है और इसके पेट में भी एक छेद कर देता है बिल्कुल एज की तरह और वो लावा लूफी को भी लग जाता है पर लूफी को ज्यादा दर्द नहीं होता है क्योंकि जिम्बे लूफी की रक्षा कर रहा था। जिम्बे का शोल्डर का एक हिस्सा बुरे तरीके से जल जाता है और ऊपर से सीधा नीचे आकर गिर जाता है और इसके बाद भी लूफी को नहीं छोड़ता। मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं लूफी को बचाऊंगा। जिम्बे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और लूफी को अपने साइड में रख देता है। जिम्बे हार मान लो, तुम लूफी को नहीं बचा सकते। चुपचाप लूफी को मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और जिम्बे को एस की बातें याद आती है। कैसे एस ने जिम्बे से कहा था कि प्लीज मेरे भाई की रक्षा करना। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, समझ गई ना? ठीक है, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर देता हूँ। पर जैसे ही अकाइनु इस पर एक पंच करने वाला होता है अकाइनु के ऊपर कोई रेत से हमला कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल जिम्बे को बचा लेता है। क्रोकोडाइल, तुम फिर मेरे रास्ते में आ रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? क्रोकोडाइल ज्यादा बात नहीं करता है और शैम्बिल अटैक का यूज करता है लूफी और जिम्बे के ऊपर और इन दोनों को यहाँ से उड़ा देता है और जिम्बे और लूफी बगी से जाकर टकरा जाते हैं और नीचे इसके बगी के फॉलोअर्स कहते हैं कि ये देखो बगी ने जिम्बे को कैच कर लिया है। पर बगी को घंटा समझ में नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये लोग हवा में कैसे आए। जिम्बे तुम तो खून से लथपथ हो। और तभी अकाइनु वापस से इस पर हमला कर देता है लेकिन जिम्बे इस अटैक से बच जाता है। अरे मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है भाई। और तभी जिम्बे बेहोश हो जाता है। बगी को समझ नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए और हम अकाइनु को देखते हैं। इसके सामने क्रोकोडाइल है और साथ साथ व्हाइट बियर्ड के सभी कमांडर्स भी इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो अकाइनु, हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मंकी डी लूफी तुम्हें हरा सकता है, वो तुम्हें मार सकता है, इसलिए तुम उसे आज इसी वक्त खत्म करना चाहते हो। पर लूफी में हमें होप दिखती है, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो कि हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। हम तुम्हें लूफी को नहीं मारने दे सकते। हमारे कैप्टन की आखिरी इच्छा यही थी कि हम लूफी की रक्षा करें और इसने लूफी की जान बचाते हुए खुद की जान दे दी। इसलिए अब हम लोग भी अपनी जान देकर लूफी को बचाएंगे क्योंकि इसका परिवार हमारा परिवार है। अकाइनु और इन सभी में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के साथ फ्लीट एडमिरल सेनगोकू लड़ रहा है और तभी समुद्र में से एक शिप बाहर निकलती है। अरे ये क्या, समुद्र के नीचे से एक सबमरीन बाहर आई है? क्या ये एक दुश्मन है? और हम देखते हैं कि इस शिप के अंदर न्यू वर्ल्ड का पायरेट ट्रूफल्गर लॉ है। सुनो मेरी बात, लूफी को यहाँ पर लेकर आओ जल्दी से। मैं जानता हूँ कि लूफी भविष्य में मेरा दुश्मन बनने वाला है पर मैं अभी उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लूफी जैसा एक इंसान यहाँ पर मर जाए। और यहाँ पर बगी चिल्लाकर कहता है कि क्या हो रहा है भैया, हर जगह से लोग आते
ही जा रहे हैं। इन सभी को तो मैं पहचानता भी नहीं और सभी लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, इसको यहाँ पर छोड़ो, इसको वहाँ पर लेकर जाओ। मैं तुम लोगों का नौकर थोड़ी हूँ भाई। ज्यादा बातें मत करो, लूफी को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो लूफी मर जाएगा। मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे साले, किस तरह का डॉक्टर है तू? किस तरह का ये खटारा से लेकर घूमता है तू? मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। और तभी नेवी के लोग ट्रूफल्गर लॉ और इसकी शिप को नोटिस कर लेते हैं और इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यहाँ पर अकाइनो की फाइट चल रही है व्हाइट बियर्ड कमांडर्स के साथ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें लूफी को छूने भी नहीं देंगे। मार्को सबसे पहले जाता है हमला करने के लिए अकाइनो पर। इसके भाई को मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। यहाँ पर सेनगोकू ब्लैक बियर्ड के साथ लड़ रहा है। सेनगोकू अपनी शॉक वेव का यूज करके ब्लैक बियर्ड पर हमले करते जा रहा है, लेकिन ब्लैक बियर्ड भी ट्रिमर डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करता है और इसकी शॉक वेव्स को रोक देता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड की पावर को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहा है। इसने इतनी जल्दी ही व्हाइट बियर्ड की स्किल्स को मास्टर कर लिया है। यहाँ पर कोबी यूजलेस अपना सर पकड़कर नीचे बैठा हुआ है। क्या भाई ये किसी काम का नहीं है? नेवी में क्यों आया फिर ये? तभी ब्लैक बियर्ड का वाइस कैप्टन कहता है कि सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सेनगोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कोई इसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है मुझे किसने मारा? और गार्प यहाँ पर आ चुका है। तुम लोग मरीन फोर्ड को हराना चाहते हो, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक नेवी का सोल्जर हूँ। मैं अपनी जान देकर इसकी रक्षा करूंगा। मरीन फोर्ड की रक्षा करोगे? हाँ मोटे बुड्ढे इंसान, कर सकते हो तो कर लो। और ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड की तरह हवा को खरोंचता है ये पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये अटैक समुद्र के बहुत सारे टुकड़े कर देता है, पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब कुछ टूटने लगता है, हर जगह तबाही मच जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये पावर मेरी हो चुकी है। अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ। ब्लैक बियर्ड जो कि अभी व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट की ताकत को यूज कर रहा है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है। ये सुनामी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसकी शॉक वेव्स साबोडी तक पहुंच जाती हैं और सभी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हम नेवी और मरीन इन दोनों के बीच में एक कड़े युद्ध को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, बस एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। और ये देखने के बाद कोबी रोने लगता है। अरे क्या हो गया तुझे, रो क्यों रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, पर अब धीरे धीरे करके सारी आवाजें खत्म हो रही हैं। बैटलफील्ड में जितने भी लोग अभी लड़ रहे हैं उन सभी की आवाज कोबी को सुनाई देती है, पर वो सारी आवाजें अब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और इसे झेल नहीं पा रहा और बहुत ज्यादा रोने लगता है और दौड़ते हुए सामने की तरफ जाने लगता है। कोबी कहाँ जा रहे हो? अकेले मत जाओ। और हेलमेपो भी इसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर हम ताशिगी और स्मोकर को देखते हैं। ये सभी लोग भी नेवी के ऑफिसर्स के साथ लड़ रहे हैं। हम लोगों ने अपने गोल को अचीव कर लिया है ताशिगी। हमने व्हाइट बियर्ड को खत्म कर दिया, हमने इसको भी मार दिया, लेकिन इसके बाद भी ये जंग रुक नहीं रही। सभी लोग खून के प्यासे बन चुके हैं। और यहाँ पर बगी जिम्बे और लूफी को लेकर ट्रूफल्गर लॉ की शिप की तरफ जा रहा है, पर तभी किजारू यहाँ पर आकर बगी पर हमला कर देता है। अरे तुम यहाँ से भागकर जाना चाहते हो? हाँ ऐसा नहीं होने वाला है बबुआ। ट्रूफल्गर लॉ नीचे से चिल्लाता है कि जल्दी करो, लूफी को हमारी तरफ फेंक दो। बगी इन दोनों को नीचे फेंक देता है शिप के ऊपर और ट्रूफल्गर लॉ का एक साथी इन दोनों को पकड़ लेता है। अरे बबुआ तुम लोग मेरे सामने से भागकर जा रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम सब के सब यहीं पर मरने वाले हो। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और चिल्लाकर कहता है कि बस बहुत हो चुका। ये कोई और नहीं बल्कि कोबी है और अकाइनो के सामने खड़ा हुआ है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो एक नेवी का सोल्जर है ना? अकाइनो भी ये देखकर चौंक जाता है और सभी लोग लड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि कोबी बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहता है। कौन है तू? कोबी बुरी तरह से रो रहा होता है और कहता है कि अभी बस करो, बहुत हो चुका, इस वॉर को यहीं पर खत्म कर दो क्योंकि लोग मर रहे हैं। जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही है, सभी सोल्जर्स की फैमिली घर पर उन सभी का इंतजार कर रही है, लेकिन तुम लोग जो कि हाई रैंकिंग के ऑफिसर्स हो, नेवी के सोल्जर्स को नंबर्स से गिनते हो, कितने लोग मर रहे हैं और कितने जिंदा हैं। इस वॉर से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोगों ने व्हाइट बियर्ड को मार दिया, एस को भी मार दिया, इसके बाद भी हम इस वॉर को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अब इस वॉर का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। इस वॉर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तुम जस्टिस पर बिलीव नहीं करते हो और तुम्हारे जैसे एक सोल्जर को जीने का कोई हक नहीं है। और कोबी को मारने के लिए एक पंच करता है, लेकिन तभी कोई बीच में आकर एक तलवार का यूज करके अकाइनो के पंच को रोक देता है और कोबी यहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर ट्रूफल्गर लॉ चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो, सबमरीन को शुरू करो, हमें यहाँ से जाना होगा। पर किजारो यहाँ पर बैठा हुआ है। अरे बबुआ इतनी जल्दी क्या है? जरा मेरा प्रसाद तो चक्कर जाओ। पर किजारो के साइड में एक और पायरेट बैठा हुआ है इसकी तरफ एम करके और कहता है कि गोली चलाना बंद करो। अरे बबुआ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर उनकी तरफ एक बार भी शूट किया तो गोलियों से तेरा भेजा फ्राई कर दूंगा। अरे नहीं नहीं बबुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये देखो मेरे हाथ खाली हैं। किजारू डर जाता है और यहाँ पर जिसने अकाइनो के हमले को रोका है उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अकाइनो भी उसे देखकर डर जाता है और सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि रेड हेयर्ड शैंक्स है। शैंक्स यहाँ पर आ चुका है और लूफी की टोपी को उठा लेता है। मैं यहाँ पर एक ही रीजन की वजह से आया हूँ, इस जंग को रोकने के लिए। अकाइनो इस जंग को यहीं पर खत्म कर दो। शैंक्स को देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि ये शैंक्स है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है। इसका आना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। शैंक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ध्यान से सभी लोग, ये रेड हेड शैंक्स है, ये बहुत खतरनाक है। शैंक्स तो तू ही वो इंसान है जिसने लूफी के मन में पायरेट बनने का सपना घुसाया था। यहाँ पर हम जिम्बे और लूफी को देखते हैं जिन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और यहाँ पर नेवी के सोल्जर्स कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। इन्हें कल ही खबर मिली थी कि शैंक्स काइडो के साथ फाइट कर रहा है और एक ही दिन में ये बंदा न्यू वर्ल्ड से यहाँ पर कैसे आ सकता है। ये ऐसा है कि जैसे इसने एक ही दिन में आधे से ज्यादा दुनिया को ट्रैवल कर लिया है। ये तो इम्पॉसिबल है। बागी शैंक्स को नोटिस करता है और एक ही सेकंड में इसे पहचान जाता है क्योंकि शैंक्स इसका पुराना दोस्त रह चुका है। अरे शैंक्स तुम
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? शैंक्स लूफी की स्ट्रॉ हैट बगी को दे देता है और कहता है कि प्लीज इसे लूफी को पहुंचा देना। मैं तेरी बात क्यों मानूं? हाँ सालों सब लोगों ने मुझे नौकर समझ रखा है। मेरे पास एक ट्रेजर मैप है बगी, अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो वो ट्रेजर मैप मैं तुम्हें दे दूंगा। और बगी इसके लिए मान जाता है। तभी शैंक्स का एक और बंदा शैंक्स को कहता है कि क्या आप लूफी से मिलना नहीं चाहेंगे? क्या आप उससे बात नहीं करना चाहते? 10 साल हो चुके हैं उससे मिले हुए। लूफी के साथ तो मुझे मिलना ही चाहिए, पर मैं उससे नहीं मिलने वाला। और कुछ पुरानी बातों को याद करता है। अगर मैं अभी लूफी से मिल जाता हूँ तो मैंने उससे जो प्रॉमिस किया है वो टूट जाएगा, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पर बगी ट्रूफल्गर लॉ को लूफी की स्ट्रॉ हैट दे देता है। इसे पकड़ो तुम ना, और सबमरीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद ट्रूफल्गर लॉ ऑपरेशन रूम में जाता है जहाँ पर लूफी को रखा गया है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिम्बे के सीने में एक छेद हो चुका है और अगर इसका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया तो ब्लड लॉस की वजह से मर जाएगा, और अगर लूफी का ऑपरेशन थोड़ी देर बाद भी किया जाएगा तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लूफी जिंदा रहेगा। और ट्रूफल्गर लॉ इनका ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। बाहर हम आओकीजी को देखते हैं, समुद्र के ऊपर अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करता है और पानी को जमा देता है, जिसकी वजह से ट्रूफल्गर लॉ की सबमरीन कांपने लगती है। ये लोग बहुत तेजी से पानी के अंदर ले जाते हैं इस सबमरीन को, जिसकी वजह से आओकीजी की बर्फ इनके पास नहीं पहुंच पाती है और ये लोग बच जाते हैं। हम किजारू को देखते हैं, वो भी इन्हें नहीं छोड़ता है और बहुत सारी लेजर लाइट से हमला करता है और इसे भी बहुत मुश्किल से डॉज करते हुए बचते हैं। लगता है ये लोग हमें नहीं छोड़ने वाले। क्या ये हमें मार कर ही दम लेने वाले हैं? अरे नेवी के लोग तो बहुत ज्यादा ही जिद्दी हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मरीन शिप उस सबमरीन के पीछे जाने लगती है। इस शिप पर बोआ हैनकॉक है और चिल्लाकर कहती है कि सब लोग मेरा ऑर्डर सुनो। हम लोग उस सबमरीन के पीछे जाने वाले हैं, लूफी को पकड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अब से मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगी तुम्हें उसे फॉलो करना होगा, समझ गए ना? और सभी लोगों को बता दो ये शिप अब बोआ हैनकॉक के अंडर है। यहाँ पर हम बगी को देखते हैं जो कि शैंक्स से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम्हारे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है, तुमने मुझसे झूठ कहा, और सोचता है कि इसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये शैंक्स के पीछे पीछे रहेगा तो ये सेफ रहेगा और सही सलामत यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पर शैंक्स मार्को से कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, आज की फाइट में बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं, तुम यहाँ से आराम से निकल जाओ। व्हाइट बियर्ड भी यही चाहता था और मार्को इसकी बात मान जाता है और ड्रैकुला मीहॉक भी बैटलफील्ड को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। और मीहॉक कहता है कि इसके साथ सिर्फ यही एग्रीमेंट हुआ था, सिर्फ व्हाइट बियर्ड को रोकेगा, ना कि रेड हेयर्ड शैंक्स को। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शैंक्स धीरे धीरे चलते हुए आगे की तरफ जाता है। इसके सामने सेनगोकू है, गार्प है, ब्लैक बियर्ड है और नेवी और व्हाइट बियर्ड के इतने सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग चुप हो जाते हैं और शैंक्स की तरफ ही देखने लगते हैं। जैसे शैंक्स ही मेन कैरेक्टर होता है वन पीस एनिमे का, धीरे धीरे चल के आगे आता है और कहता है कि इस फाइट को बंद कर दो, ये फाइट बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। अगर इसे कंटिन्यू किया तो दोनों तरफ के लोग बस मारे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तुम इस फाइट से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। कौन मेरे साथ लड़ना चाहता है? आगे आओ। ये सुनकर नेवी और व्हाइट बियर्ड के पायलट बुरी तरह से डर जाते हैं। शैंक्स ब्लैक बियर्ड की तरफ देखता है और कहता है, ब्लैक बियर्ड, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे क्या? अरे शैंक्स, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो और तुम्हारे चेहरे पर जो ये निशान है बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये सुनकर शैंक्स को गुस्सा आ जाता है और शैंक्स की टीम और ब्लैक बियर्ड की टीम आमने सामने आ जाती है और ब्लैक बियर्ड हंसते हुए कहता है कि नहीं, हम लोग लड़ नहीं रहे, हम लोगों को जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, अब हमें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सभी लोग वापस जा रहे हैं, चलो साथियों यहाँ से चलते हैं। और ब्लैक बियर्ड और इसकी टीम इस वॉर से बाहर निकल जाती है। ब्लैक बियर्ड के जाने के बाद सेनगोकू भी अपने असली रूप में आ जाता है। शैंक्स धीरे धीरे चलते हुए सेनगोकू के पास आता है। व्हाइट बियर्ड और एस, इन लोगों की मौत के बाद प्लीज इनका अंतिम संस्कार हमारे हवाले छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम इन्हें टॉर्चर करेंगे, इनका गला काट के सब लोगों को दिखाएंगे, पूरी दुनिया के सामने इनकी मिसाल कायम की जाएगी। ये सुनते ही शैंक्स इन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। तुम लोगों ने पूरी दुनिया के सामने इस पूरी वॉर को ब्रॉडकास्ट किया, पूरी दुनिया में इस वॉर को देखा गया है, लेकिन अब वो लोग मर चुके हैं और मरने के बाद मैं इनकी बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो हम लोग तुमसे लड़ेंगे। पर सेनगोकू इसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग व्हाइट बियर्ड और एस की बॉडी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। पर सर जी, चुप हो जाओ, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। शैंक्स, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मानता हूँ, तुम इनकी डेड बॉडी लेकर जा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया सेनगोकू। और व्हाइट बियर्ड और एस की बॉडी लेकर शैंक्स यहाँ से चला जाता है और सेनगोकू चिल्लाकर कहता है कि मरीन फोर्ड की वॉर यहीं पर खत्म होती है, जो भी लोग इंजर्ड हैं उनका इलाज किया जाए। और इसी के साथ मरीन फोर्ड आर्क यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज मरीन फोर्ड आर्क आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज इसी आर्क के साथ हमने इस सीरीज के 2 मेन कैरेक्टर्स को खो दिया है, पोर्टेगस डी एस और एडवर्ड न्यूगेट यानी कि व्हाइट बियर्ड। और गाइज अब मरीन फोर्ड आर्क खत्म हो चुकी है और मैं शांति से Q&A वीडियो पर काम कर सकता हूँ। और गाइज आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, कोशिश करूंगा कि आप सभी के सवालों का जवाब